क्योंकि कल जो आएंगे विल जस्ट OMR सीट में टिक करना है पहले, उसके बाद जब पूरा वीक में टेस्ट हो जाएगा देन वी कैन गिव यू द पेपर आल्सो। बट बहुत कठिन भी नहीं है, ऐसा नहीं बहुत कठिन है, एग्जाम के स्टैंडर्ड से सरल ही है। बट 3 महीने में होता रहेगा मेरे यहाँ टेस्ट। मेरा जो साइक्लिक पूरा का पूरा प्रोग्राम साइक्लिक है। जिनको 50 लड़कियों को जिनको फ्री में पढ़ाना है उसमें 20 को पहले राउंड में 20 पढ़ाएंगे, उसके बाद 20 के बाद फिर से टेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने के बाद। 2 मॉड्यूल कराएंगे पूरा, उसके बाद फिर से टेस्ट होगा, फिर से टेस्ट होगा। दिस कीप ऑन गोइंग एंड वी विल हैव अबाउट 100 स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट ईयर गर्ल्स के लिए। टेस्ट देन फ्री गर्ल्स के लिए टेस्ट तो आप भी दे सकते हो, टेस्ट देने का क्या कौन सा AITS? नहीं AITS अलग चीज़ है। AITS तो अक्टूबर से चालू है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। GS की AITS भी अक्टूबर से चालू है, अभी चालू है, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते। फ्री नहीं है जी, फ्री कुछ नहीं है। फ्री तो सिर्फ एक टेस्ट है, और किसके लिए है? गर्ल्स के लिए, वो भी फ्री नहीं है, मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ। DP वाजपेयी एजुकेशन फाउंडेशन, DPV अब लिखा हुआ है, मेरे नाम पर ट्रस्ट है, अपने ट्रस्ट से पैसा दूंगा। टीचर फ्री में थोड़ा पढ़ाता है आके, जैसे बैठा हुआ है उसका रेट फिक्स है। जैसे आगे गिन के बताएगा कि महीने के आखिरी में मेरी मीटर डाउन, यहाँ चाहे 2 पढ़े चाहे 30 पढ़े, मुझे तो पैसा देना है। तो मुझे डिसाइड करना है किसको पढ़ना है किसको नहीं। फ्री में कुछ नहीं है जी, दुनिया में कहीं 48,000 बिजली का बिल आता है, 48,000। तो मैंने कहा अगर 4, 5, 10 आ रहे हैं ना, बंद कर दो क्लास को। AC की ज़रूरत नहीं कि 3 AC एक साथ चला रहे हैं। एक AC की कैपेसिटी 2 टन है। 2 टन का मतलब समझते हैं? बताओ 2 टन का क्या मतलब है? सिंपल भाषा में समझाना है किसी को, अगर AC की कैपेसिटी 2 टन है इसका क्या मतलब है? चुप, बताओ 2 टन का क्या मतलब? मैं जानता हूं क्लास में 60% बता नहीं सकते, मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि AC की कैपेसिटी 2 टन है इसका क्या मतलब है। 60% स्टूडेंट को चैलेंज है, समझ रहे हैं महाराज? आप बताएं, ये तो नहीं बता पाए। 2 टन AC का क्या मतलब है? AC की अगर कैपेसिटी 2 टन है उसका मीनिंग क्या है? और मैं JNU में जब इंटरव्यू देने गया MPhil का पहली बार 91, सबसे पहले टीचर मुझसे यही पूछा, AC 2 टन का है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 2 टन AC? तो इसका मतलब यही है कि आँख का नाक खुला रखना। नहीं जानते कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ी तुमने AC, नहीं पढ़ा तुमने कोई इंजन, थर्मोडायनेमिक्स से वैसे सब कुछ पढ़ते हैं। तो सर्च करके एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि 2 टन AC की कैपेसिटी का क्या मतलब है। और जो 2 टन AC है उसका कम से कम 1 घंटे में 2 किलोवाट आवर का 2 यूनिट का बिजली कंजम्पशन होता है 1 घंटे में। अगर AC 4 घंटे चल गया तो एक बिजली का एक AC का कितना यूनिट? 8 यूनिट्स, ठीक है जी। और 3 AC चल गए तो 24 यूनिट, और 1 यूनिट कितने रुपए की? 13 रुपये, 10 की नहीं 13 रुपये की, ठीक है जी। 13 रुपये की 1 यूनिट। तो कैलकुलेट करो कितना हो गया जी, सिर्फ 4 घंटे चला तो 300 रुपये। तो क्या हो गया सिर्फ AC, ठीक है। अब यहाँ से बार वाला नहीं बैठेगा, वो भी बैठा हुआ खोल के आराम से। मेरे सामने तो भले ही ना बैठ चलाए, लेकिन जब मैं नहीं बैठूंगा तो वो भी चलेगा। 48,000 रुपये का 48,000 बिजली का बिल आता है, और उसमें 16,000 रुपये GS का कंट्रीब्यूशन है, जो 4 बजे से चलता है ना, 4 बजे से 8 बजे तक 7 बजे तक क्लास चलती है। और उसमें 4-5 बैठ रहे हैं, मैंने कहा बंद कर दो इसको, जब तक यहाँ 20 नहीं बैठने आएंगे, 20-25 विल नॉट अलाउ द क्लास। नहीं तो टीचर तो ऐसा, जब मैं ऐसे मेरी आंखें बंद हो गई थोड़ी ऐसे, तो क्लास चलती रहती है हमेशा, चाहे यहाँ 5 आ रहे हैं, चाहे 6 आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, क्लासेस आर रनिंग। बट मैंने जैसे ही देखा कि 5 आ रहे हैं, क्या किया? बंद, क्लोज्ड, नेक्स्ट डेट। कोर्ट में जब डेट पर डेट चलती है ना, कोर्ट में तो कोचिंग में कौन सी बड़ी बात है? कोर्ट को एक्सटेंड कर देना अगर क्लास नहीं होने। लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स का बैच नहीं चलाया था, आपको मालूम है? फरवरी के बैच में नॉर्मली
पहले से बता दे रहा हूँ, जैसे ही अटेंडेंस 50 से कम हो जाएगी फिजिक्स भी नहीं चलेगी। जब तक 50 चल रहा है तभी तक फिजिक्स चलती है। जैसे ही अटेंडेंस 25-30 में आई, अगले बैच में जून में पढ़ने आओगे, जून में। तो जून में जो पढ़ के आए बहुत लकी है। जून वाले में कभी किसी बैच में फाइट नहीं होती है जून के। जो फरवरी में सोच के आता है फरवरी में पढ़ेंगे, फरवरी में सिर्फ 2 किताबें पढ़ते हैं लोग मेरे से, पेपर 1 सेक्शन ए, उसके बाद जो लेफ्ट आउट होता है ना, पेपर 2 तो हो जाता है, पेपर 2 भी हो जाता है बाय दैट टाइम, वी कंप्लीट पेपर 2। पेपर 2 सेक्शन, पेपर 1 का सेक्शन ए पढ़ाते हैं फरवरी मार्च तक, उसके बाद मार्च में वाइंड अप कर देते हैं। और इस बार तो पढ़ाने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। जो भी नवंबर में होगा बस नवंबर का ही बैच पढ़ाना है। फरवरी और नो एडमिशन, इसलिए जिसको भी क्लास करनी हो सबको बता दो, इसलिए नवंबर 5 एडवर्टाइज कर रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा जो नवंबर में आएगा। जो भी नवंबर में एडमिशन लेगा बाय फरवरी एंड वी हैव टू कंप्लीट एवरी कोर्स। लास्ट ईयर आल्सो आई डिडंट रन एनी कोर्स आफ्टर फेब मार्च। और इस बार तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि मार्च और अप्रैल में चुनाव होगा। या मतलब अगर खुद खड़ा होऊंगा तो अच्छा है, और खुद नहीं भी खड़ा होऊंगा तब भी इतना एफर्ट कर रहा हूँ कि दूसरे के कंप्लेंट में जाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें होती है इसमें, आप खुद टिकट मांगते हैं दूसरे के में भी जाना पड़ता है आपको। तो मार्च और अप्रैल तो मैं पूरे भारत में जाऊँगा, पूरे इंडिया में। तो साल में 2 ही बैच होते हैं प्राइमरीली, एक जून का बैच होता है और एक नवंबर का बैच होता है। और दोनों बैच में पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं, फुल कोर्स। सितंबर में बीच में एडमिशन देते हैं जब बैच पूरा नहीं होता है। अगर इसमें 50 की कैपेसिटी है क्लास की और 50 पूरी नहीं हुई है तब देन सितंबर भी ऑफर सर्टेन एडमिशंस, बिकॉज टिपिकली जून के बैच में कुछ लोग लेफ्ट आउट होते हैं। जून का लॉजिक है, अगर फरवरी में बैच में 2 किताबें छोड़ दी, फरवरी में 2 बुक छोड़ दी, कौन कौन सी 2 छोड़ी थी फरवरी में इस बार हमने, मैं आपको नहीं मैं बताता। सेक्शन बी छूट गया था पेपर 1 का, पेपर 2 फुल कंप्लीट, पेपर 1 सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी वाज लेफ्ट आउट। सो बैच स्टार्टेड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस। अगर थर्मोडायनेमिक्स से शुरू नहीं होगा इसका तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। लास्ट ईयर इज कंप्लीट। सो बैच किससे शुरू किया था इस बार? तो बैच वाज कंप्लीट, एवरीथिंग वी हैव कंक्लूडेड। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। Nuclear and particle. I have completed almost everything whatever was there in the particle physics. Whatever the finishing touches has to be given. Finishing touches. How the finishing touches has to be given? Finishing touches has to be given on the basis of tutorial sheet. So because tutorial sheet has not been distributed, that is why finishing touches I will give whatever kind of questions has been asked. The production of strange particles. Decay of what are strange particles? What are strange particles? Strange particles are 3 criteria. Their production is by strong interaction, decay is by weak interaction. Then they are always pair produced. Reaction is called associated pair production. Third point is their production conserves isotopic spin, parity and strangeness, and their decay violates all of them. So this statement has to be illustrated by the examples. At least 3 reactions you have to give for the production, 3 reactions you have to give for the decay. Then only this statement is complete. What are the strange particles and how do they obey certain conservation laws? So already I have told you how the conservation laws are applied. How decay violates, decay reactions also I have discussed so many. You have to remember them. And what are strange particles? 5 category of particles are strange. Kappa mesons and all hyperons. Kappa mesons and all hyperons. How many hyperons? 4 hyperons. 4 category of particles. Lambda, sigma, xi, omega. So only 5 category of particles are strange particles. Strange particles are having strangeness. Kappa mesons is +1, lambda 0 and sigma is -1, xi is -2, omega is -3. Anti-particles are plus. Opposite to that is the strange particles. So examples baki sab. Then unification, I have given you the great idea about the unification. Grand unification, all conservation laws, all those things. Now I am moving over to the nuclear physics. ठीक है जी, आज सैटरडे है
और कितनी क्लास चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए? पहली क्लास में तो यही बताया कितनी क्लास चाहिए. That focus must not be lost. Why the focus? I have already defined how many classes are required. I have taken 3 classes for particle physics. 3 लिया है ना? 3 for the particle physics and 7 classes for nuclear physics. 7. Good. आज 1 क्लास हो जाएगी और 6 नेक्स्ट वीक. कब से चालू है वो? 8th 9th. कब से चालू है? 9th से. तो 9th 10th 11th 12th 13th 14. By 14 we tentatively intend to complete nuclear physics. Tentatively. ठीक है जी. 15 तारीख तक खत्म. उसके बाद 5 क्लास, 4 या 5 क्लास हैं. 1-2 क्लास और भी एक्स्ट्रा समझ लो मैक्सिमम. So easily we will be able to complete. So दशहरा कब है? 24th को है. गुड. दशहरे की छुट्टी, 24 की छुट्टी, घर जाओ आराम से. दशहरा कौन सी है? क्लास कब से चली? 9, 10, 11, 12, 13, 14. गुड. ये 7 क्लासेस हो जाएंगे. और एक आज क्या है? 7th है ना? 7 क्लासेस. टेंटेटिवली इट शुड बी ओवर बाय दिस थिंग. और जब मैंने डिसाइड कर लूँ कि ओवर होना है तो हो ही जाना है. क्यों? भाषण नहीं देना है. फिनिश्ड. जिस भी दिन भाषण नहीं दूंगा आधा घंटे बच जाएगा मेरे पास. 14. देन 15 ही संडे. 16, 17 ये सब भी क्लास हो जाएगी. 18 भी क्लास हो जाएगी. ये क्या मंडे है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 19th थर्सडे, पूरा थर्सडे, 20 फ्राइडे, ये सब क्लास होगी. 21st सैटरडे, क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके बाद. 22nd संडे, 23rd मंडे और 24th ट्यूसडे को दशहरा है ना? ये सब छुट्टी है. वेल इन एडवांस बता दिया जी. ठीक है जी. ऑफ का मालूम पड़ गया आप कब है आपका. तब तक कोर्स ही खत्म हो जाएगा. पेपर 2 फिनिश्ड. कितने क्लास का पेपर 2 था? सेक्शन बी कितने क्लास का था? 15 क्लासेस का था. 15 क्लासेस का था. गुड. 10 हो गया. ये कितनी है? 1 2 3 4 5. 100% खत्म हो ही जाएगा. और जब डिसाइड करके बैठा हूँ खत्म हो जाएगा. ये खत्म है कोर्स. और इसके बाद भी क्लास नहीं है. क्लास है ही नहीं इसके बाद. इसके बाद क्लास कब है? सिर्फ सारे जितने टेस्ट जिसने नहीं दिए सब दे दो आराम से आके. जो कुछ पूछ रहा है पूछ लो आके मेरे से. समझ गए? इस बैच में जून में आए थे ना? जून में टेस्ट 1 हो गया ना? मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स आपने दिया या ना दिया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. मेरे कैलेंडर से हो गया. ईएम थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स मेरे कैलेंडर से हो गया. नहीं हुआ? ईएम थ्योरी हो गया. तो आपने अलग क्यों लिया था? दोनों एक साथ होता है मेरे यहाँ. चलो थर्मोडायनेमिक्स भी दे सकते हो आप. थर्मोडायनेमिक्स दे दो. इस वीक में थर्मोडायनेमिक्स दे दो. गुड. पेपर 1 के आपके कितने टेस्ट हो गए? मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ईएम हो गया. अब क्या बचा आपका? थर्मोडायनेमिक्स. बताओ कब दोगे? डेट देखो. थर्मोडायनेमिक्स बहुत रुको. क्वांटम भी देना है ना? क्वांटम या तो सेक्शन एक साथ दे दो. क्लास टेस्ट में तुम्हारे बैच में मैंने कंसेशन दिया है. ये जो कंसेशन दिया है ना 6 टेस्ट, ऐसा होता नहीं है मेरे यहाँ. जो क्लासरूम के साथ जो AITS है, AITS इट कंप्राइज ओनली 6 टेस्ट. क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम है AITS, जो भी अक्टूबर से हो रही है. उसमें सेक्शनल टेस्ट होता है. सेक्शन A पेपर 1 टेस्ट, सेक्शन B पेपर 1 टेस्ट. गुड. 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होंगे. यू हैव टू डू 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6.
Section B, I mean 3 questions from thermodynamics, 3 questions from electricity and magnetism. And similar way, paper 2 2 tests, the 2 full length, पेपर 1 फुल लेंथ, पेपर 2 फुल लेंथ, इस तरीके से 6 होते हैं और वो मंथली हैं। हमारी जब टेस्ट सीरीज चलती है वो 6 महीने की चलेगी, जैसे अभी अगस्त से चल रही है, अक्टूबर से, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। गुड। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप बैठे हुए, जान जाओ कि हमारे यहाँ 2 टेस्ट सीरीज होती हैं। एक होता है AITDS, जो मेरे लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी नहीं है, AITS में कोई प्रायोरिटी नहीं मेरी, वो बेसिकली इनबिल्ट कोर्स है। AITS जो है वो क्या है, आउटसाइडर को नॉर्मली परमिट नहीं करते हैं, नॉर्मली हम चाहते भी नहीं कि आउटसाइडर आए। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, नए आते हैं जो 1 साल के हैं। विद इन ए ईयर AITS इज फ्री टू एवरीबडी। विद इन ए ईयर ऑफ एनरोलमेंट AITS is free to everyone. Along with the course, class also test series keeps running along with the class. जैसे अभी बताया, ये सब क्लास के साथ चल रही है, जैसी चल रही है। अभी थर्मोडायनामिक्स प्लान करेंगे, इसके बाद AITS चल रही है अभी। Try to understand that is what also I am taking the time. AITS we are going to run from अक्टूबर। आपका कोर्स खत्म हो गया ना देना, हर साल ऐसे ही चलती है, हर साल ऐसे ही चलती है। आपको 1 पैसा नहीं देना होता। For AITS you need not pay anything till मार्च। उसके बाद आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम AITS नहीं चलाते, मार्च में ख़त्म कर देते हैं AITS को। AITS को मार्च में ख़त्म, उसके बाद टेस्ट सीरीज सिर्फ जून में होती है, जो 2 महीने की होती है, जो 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होती है, दैट इज AITDS, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। दिस AITS इज द पार्ट ऑफ द कोर्स। वी मे हैव, टिपिकली देयर आर 6 टेस्ट जो अभी चल रही है। आप जो भी देना चाहो, फर्स्ट टेस्ट सेक्शन A, क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स एंड वेव्स एंड ऑप्टिक्स, उसका एक डेट दिया होगा। एवरी मंथ देयर इज अ टेस्ट, एवरी मंथ देयर इज अ टेस्ट, सो यू कैन टेक दैट आल्सो। जिसने यूनिट टेस्ट नहीं दिए हैं, यू कैन टेक द सेक्शनल टेस्ट आल्सो। नो फीस इज चार्ज्ड, यू कैन इजीली कम एंड टेक द टेस्ट एंड आई इवैल्यूएट द आंसर शीट। मैं AITS में भी कॉपियाँ जांचता हूँ, समझ गए। क्लासरूम में टिपिकली नहीं जांचता हूँ। क्लासरूम का एक मेरा प्रोसीजर है। क्लासरूम का क्या प्रोसीजर है, आप अच्छे से जानते हैं क्लासरूम का क्या प्रोसीजर है। क्लासरूम का प्रोसीजर है कि आप टेस्ट दीजिए, अपने पास आंसर शीट रखिए, मेरे से सोल्यूशन वीडियो देख लीजिए उसका, तो जो किसी न किसी साल का ही पेपर होता है, जो क्लासरूम का प्रोग्राम होता है, दैट पेपर इज़ नॉट टिपिकली नॉट न्यू, दैट पेपर इज ऑफ सम ईयर। सो वी हैव गॉट ऑल रेडी मेड वीडियोज, यू कैन सी द वीडियो, assess on your own, and if your marks is more than 40% according to your evaluation, then you can show me। ठीक है, बहुत 1-2 लोग ही दिखाने आते हैं, इसका मतलब किसी का 40% ही नहीं आता, मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ। 40% मार्क्स, if you are not scoring 40%, that means you have not done your work, whatever that work is desired। every 2-hour class requires 3 to 4 hours of self study। if you are doing that, then you can take the test and your score must be more than 40%। कोई सवाल ही नहीं है कि 40% मार्क्स लाने की फाइट हो। यहाँ पर 100 मार्क्स लाने की कोई फाइट नहीं, कम से कम मेरी टेस्ट सीरीज में तो है नहीं, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज के क्या होते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस सीधे डेरिवेशंस होते हैं, सीधे, सो दैट कि किसी को यह ना लगे कि सब्जेक्ट बहुत टफ है। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही बना के देते हैं, तो उसमें 50% क्वेश्चन तो बहुत ही सरल होते हैं। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो सेल्फ स्टडी है वो चेक करता हूँ, न्यूमेरिकल आपने करा है कि नहीं किताब से जाके, तो 50% उसमें न्यूमेरिकल भी होता है, 50% थ्योरी होती है। तो एवरी सर्कमस्टेंसेस, इफ यू हैव डन एवरीथिंग व्हाट एवर हैज बीन डन इनटू द क्लास, योर स्कोर मस्ट बी 40%। एंड 40% नहीं है जिसका मतलब आपका होम जो प्रैक्टिस वाला कंपोनेंट है दैट इज वीक। ठीक, अनाउंसमेंट इज क्लियर। सो आप जिसको देना हो, कभी 1 टेस्ट यू हैव टू टेक इज थर्मोडायनामिक्स, सो दैट पेपर 1 इज ओवर and the unit test, then you have to get ready for the 2 other unit tests, quantum mechanics and atomic and molecular physics। तो जो 3 दिन है, हम 3 दिन का कैलेंडर दे देंगे, जो 8-10 जो ऑफ करेंगे हम आपको 20 तारीख है या 21 तारीख है, जब भी ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आवर टारगेट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेपर 2 वी विल गिव यू द टेस्ट सो दैट इट्स ओवर, क्योंकि इसमें जून वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, जून वाले स्टूडेंट का तो ख़त्म हो जाएगा कोर्स पूरा, जो जून में आए हैं, तो उनको हम
सारे टेस्ट दे देंगे। आप पेपर 2 के सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हो संग संग, सेक्शन ए सेक्शन बी, ये भी संग संग। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द यूनिट टेस्ट यू कैन टेक द सेक्शनल टेस्ट आल्सो फॉर पेपर 2। तो आपको 3 टेस्ट देने हैं कम से कम, एक तो देना है थर्मोडायनेमिक्स एंड 2 सेक्शनल टेस्ट फॉर पेपर 2, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दैट इज आल्सो 3 टेस्ट का मैं कैलेंडर बना के दे दूंगा आपको इन 3 दिन में, कि इन 3 दिन में आप आइए, टेस्ट आके आप दे जाइए या पेपर लेके चले जाइए। गुड। एंड देन दिस AITS इज रनिंग, दैट आल्सो यू कैन टेक अप टू मार्च। एंड दिस इज द प्रोग्राम विच वी रन एवरी ईयर। ये आपके लिए नहीं है, हर बैच में ऐसा ही होता है। तो टेस्ट सीरीज इज इनबिल्ट, 2 बार टेस्ट दिलाते हैं, एक बार क्लास के साथ चलता है, एक बार AITS चलता है। उसके बाद आओगे टेस्ट देने तो फीस देनी पड़ेगी। AITDS में जब प्रीलिम्स पास कर, AITDS इज ओनली फॉर दोज पीपल हु टिपिकली क्वालिफाई द प्री, और उसमें 2,000 रुपये का कंसेशन। अगर 12,000 की फीस है तो हमारे स्टूडेंट के लिए 10,000 होती है पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट टाइम जो प्रीलिम्स पास करके आते हैं। दूसरी बार आओगे तो 4,000 की कंसेशन होगा, पूरा नहीं, 8,000 कंसेशन, 8,000 की फीस देनी पड़ेगी आपको। तीसरी बार आओगे तो 6,000 देनी पड़ेगी, और चौथी बार आओगे तो फ्री। उसका भी इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसा ही चलता है, 25 साल से ऐसा ही चल रहा है। मतलब इसलिए फीस भी डिफरेंशियल है, टेस्ट सीरीज की फ़ीस पूरी तरीके से डिफरेंशियल है। और भी फ्री कर देते हैं बहुतों को, लेकिन फ्री करने के लिए मार्क्स कम से कम एग्जाम में 250 नंबर आने चाहिए आपको। 250 नंबर आए हुए, मुझे मालूम है 250 मार्क्स आप क्रॉस करे हो, और आपको कंप्लीट फ्री करने के लिए 50 कॉपी चेक करनी होती है, 50 कॉपी। वो कोई किसकी AITS ATIS की कॉपी चेक करने के लगाते हैं। AITS जो भी चलेगा ना, अब इसमें जो पिछले साल वाले 250 वाले बैठेंगे ना बहुत सारे आके, वो अब सब AITS की कॉपी, AITS की कॉपी जाते में बहुत सारी आ जाएंगी। AITS में भी 100 लोग आएंगे कम से कम, 100 आंसर सीट्स आएंगी। मैं तो सब थोड़ा 100 के आंसर सीट चेक करूँगा इसको। सो मेरे जो 250 वाले हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए विल गिव देम। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक न्यूक्लियर properties. We have to talk about 6 properties: size, binding energy, angular momentum, also called nuclear spin, magnetic moment, parity, quadrupole movement, 6 है। These 2 I am going to predict by the help of semi-empirical formula. The next chapter, and these 4 I will predict by the help of cell model. ये नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है जी। पहला चैप्टर है आपको बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चैप्टर इज योर मॉडल्स ऑफ द न्यूक्लियस। वन मॉडल इज योर सेमी एम्पिरिकल मास प्रॉब्लम, अदर वन इज सेल मॉडल। From Rutherford scattering experiment, when Rutherford bombarded alpha particles on gold foil, he said that most of the mass of the gold foil, was concentrated in very small area. That region was of the dimensions of 10 raised to power minus 15 meters. Atom was of the size 10 raised to power minus 10 meters. And how he found out this size of the nucleus? Size, and this core, wherever the whole positive charge of the atom is concentrated, whole positive charge, which he called core, later on it was called nuclei. Over very small spherical region of radii 10 raised to power minus 15 meters, whole of the positive charge of the atom was concentrated. This positive charge was due to protons, and size was determined by bombardment. Size of that
Up to what core? This is the core. This is the core. And charge is plus ZE. This charge is plus ZE, correct? And this charge, whole positive charge, is concentrated into what area? Of radius r. Sphere of radius r. Alpha particle was bombarded. Beyond that, alpha particle cannot enter. Alpha particle could have come only up to this point. Alpha particle can come up to only this, up to the distance r. So up to whatever distance alpha particle was able to come, beyond that it was repelled. So first of all, alpha particle, we knew that is a positively charged. What is alpha particle? Nucleus of your helium. Electrons have been removed. 2He4. 2 protons are there. 2 positive charge. So whole of the positive charge must be there in this sphere of radius r. That is why it is repelled. That is why it is repelled back. So we do not know what is this r. What is the region? What is this sphere of radius r where the whole positive charge is supposed to be concentrated, but he thought, because they are all scattered. All the particles, they were returned. Many of them were returned back. Many of them were scattered. They could reach only up to the distance capital R. This capital R could have been regarded as the size of this core. This core was later on called nucleus. So whole nucleus is that region. Typically dimensions is 10 raised to power minus 15 meters. How did we find it out? Try to appreciate. The alpha particle is coming with some energy. So what is the energy of alpha particle? It is coming? Kinetic energy. Coming with the velocity is half mv square or p square by 2m. At this point, it is having energy half mv square. This is the energy of alpha particle. Beyond that, alpha particle cannot reach. So at this particular point of radius r, there will be some energy of interaction, f dot dr minus f dot dr. F dot dr is the energy of interaction. That energy is potential energy due to Coulomb repulsion between this nucleus, which is positively charged, and alpha particles. So how much could be the energy? Both the energies are able to balance each other. So that is how it is repelled. So half mv square I would have written as 1 upon 4 pi epsilon naught ZE into 2E. That is 2ZE square upon r. This is also called distance of closest approach. How closer to the nucleus this alpha particle can reach. This is the simplest estimate, because how I am going to say is r is 10 raised to power minus 15 meters or 10 raised to power minus 14 meters. That comes from this simplest calculation of closest approach. That is how the numerical distance also you can say. I would have written r or b. This is simplest measurement for the radius of the nucleus. Correct? So only velocity has to be measured. Everything else is to be known. You can find out from bombardment of alpha particle, typical size is 10 raised to power minus 15 meters. Correct? Then another observation, that is how we can find out the order of the core where whole of the positive charge of the nucleus is concentrated. In 1931, it was also observed that apart from this positive charge, this core also contains certain neutral particles. Chadwick discovered your neutrons, then neutrons were also regarded as the part of this core of the 10 raised to power minus 15 meter. Then very simple observation, that heavier the particle, larger is its size. Heavier the particle, larger is its size. So typically nuclei of any element, how is nuclei is represented? Element is X. Typically nuclear physics is represented by Z. Z is the atomic number, that is Z number of protons, same number of electrons, so that this is electrically neutral. And A is the mass number. A is the mass number, that is number of nucleons. A is neutron plus proton, where N represents number of neutrons. N plus Z is a mass number. Mass of typically neutron and proton. Although neutron is rest masses, when I am talking mass, that is rest mass. Neutron is little heavier than proton. 1836 times mass of electron is the mass of your proton. MP0 rest mass is 1836 Me0, and Mn0 is 1840 times Me0. These are rest masses of both the particles. But they can be regarded as nearly same.
both of them, although correct mass of rest mass of neutron is this, but they can be regarded as nearly same. So very simple, one unit for measuring the mass of the nuclei is atomic mass unit, which is in short written U. 1 AMU, also short written as 1 U. Typically what is 1 U? It's 1 by 12 times mass of 6C12 isotope, or this is now standard. Earlier it was also 1 by 16 times of mass of 8 or 16 nucleus. So masses are typically measured in terms of AMU. So when I say nucleus is written as ZXA, that means Z number of protons, charge will be ZE on the nucleus, and mass is capital A, atomic mass units, correct? So mass of the nucleus you can easily find out the simplest estimate for the mass of the nucleus. Good. So heavier the nucleus, more is its size. Heavier the nucleus, more is its size. Heavier the nucleus means more is its A. Heavier the size means sphere. What is the size of the sphere? 4 pi by 3 r cube volume. Size means volume. So 4 pi by 3 r cube must be proportional to A. Logic is clear. Heavier the nucleus, more is its size. Heavier the nucleus, जो जितना ज़्यादा मोटा है उतनी जगह घेरता है कि नहीं typically, जब तक density को normal. This is very general kind of notion. That is why that works in the nuclei also. So 4 pi by 3 r cube is proportional to A. So what becomes R? Proportional to A raised to power 1 by 3. Logic समझ में आ गया भाई साहब? पहले तो R का एस्टिमेट यहाँ से निकाल दिया मैंने, चाहे इसको R नॉट कह दो, इसको आप R नॉट भी कह सकते हो, इसको आप एक्सटर्नल न्यूक्लियस के लिए R नॉट भी कह सकते, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो ऑर्डर is known to you, that order, and there are many other methods by which radii of the nucleus, size of the nucleus can be estimated. आप बुक में पढ़ के मैं theoretically बता रहा हूँ. There are many experimental, because electron is scattering, alpha particle is scattering, there are few methods by which you can measure the size of the nucleus, experimental methods that you can make a note from the first chapter of DC Tile. First chapter they have written all those kind of things. So now I have said heavier the nucleus, 4 pi by 3 r cube is proportional to A. Ultimately R is proportional to A raised to power 1 by 3. R is your R naught, A raised to power 1 by 3. This simply tells you heavier the nucleus, more is its size. तो अगर मैं दो न्यूक्लियस का आपको साइज निकलवाऊँ और उनके दिया हुआ है, किसी का 64 है, किसी का 8 है, इजीली फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट R is R naught, A raised to power 1 by 3. R naught is a constant which is determined by your electron scattering or by electromagnetic methods experimentally, and typical value of R naught is 1.2 to 1.3 Fermi. Fermi means 10 raised to power, Fermi means femtometers, 10 raised to power minus 15 meters. So R naught जो है, R naught constant, which is typically calculated like alpha particle decay I have said, alpha particle scattering I have said, or electron scattering. That is how it is calculated, and this value is 1.2 to 1.3 Fermi, between that from different experimental determinations. And typical size of any nucleus is R naught, A raised to power 1 by 3. So heavier is the nucleus, more is its size, and simplest assumption is spherical in shape. Nucleus is spherical in shape, and nucleus is spherical in shape. Why it is spherical in shape, I will explain in next class. That is what is called liquid drop model. As liquid drops are spherical in shape, exactly similar way nuclei are also regarded as spherical in shape. This is the basic assumption of liquid drop model. Why liquid drop model? Basic assumption will come in due course of time. So size is clear? Size. So from alpha particle scattering experiments, from distance of closest approach, and R is R naught, A raised to power 1 by 3, we determine size. Good. And constituents of the nucleus? Constituents of the nucleus, neutrons and protons. Already I told you, protons rest mass is 1836. What is the energy? Energy mp0c, इसको कुछ करना ही नहीं है. mp0 1836 me0c square 1836 into 0.51 MeV. ये कितना है जी? 938 MeV है. Rest mass energy of proton is 938 MeV, and similarly rest mass energy of neutron is
939.5 MeV, आप मोटे तौर पर 940 MeV समझ सकते हो. Both of them are half spin particles. Spin is half. If there is a spin half, there should be magnetic moment. There must be a magnetic moment. What is the magnetic moment? Magnetic moment of a proton is plus 2.793 mu1. mu1 is or 5 point something. It is EH cross by 2 MP mu1. And similarly, neutron is also have a spin. And this is Z component. This is Z component. I will also explain that magnetic moment of this from the quark model. From quark model also its magnetic moment can be written. What is proton? UUD. And magnetic moment of U is double than that of D. We will prove in due course of time how the magnetic moment is written. So from there also, from quark model also this can be explained, that exact value of magnetic moment turns out to be 2.793 mu1. Experimentally value is also same. Experimentally value of magnetic moment is determined by NMR. Experimentally value of magnetic moment of any nucleus is determined by NMR. And what does NMR predict? G, land G splitting factor. अभी जाने जा रहा हूँ, अभी करने जा रहा हूँ म्यू क्या है. नेक्स्ट टॉपिक ये एंगुलर मोमेंटम, एंड बाय एंगुलर मोमेंटम is a magnetic moment. I am not done even the magnetic moment in case of quarks. Quarks also magnetic moment is the same logic. E by 2 MP GI. Magnetic moment क्या है? Mu L. What was mu L? Magnetic moment due to orbital motion of electron. क्या था जी? Minus E by 2 M GLL. Minus E by 2 M GLL. स्पिन के वजह से क्या था? Minus E by 2 M GSS for electron, because electron is minus charge. And total, when J is formed, L plus S is J. Mu J is minus E by 2 M GJ. तो न्यूक्लियस के लिए करेंगे तभी बताएंगे क्या हो जाए. Mu will become plus E by 2 MP instead of mass of electron is a mass of proton. E by 2 MP G. G is nuclear land G splitting factor. Either G is to be theoretically obtained from the same formula because LS coupling is taking place. G is the measurement of LS coupling, same formula of G. 1 plus J plus 1. तो यहाँ पर J की जगह I है. 1 plus I plus 1 plus SS plus 1 minus LL plus 1. This is a theoretical prediction of G. Or I will go experimentally, we will predict G by the help of NMR. And once we predict G by the help of NMR, we can find out the magnetic moment of any nucleus. That is was the application of nuclear magnetic resonance. We will explain in due course of time. क्योंकि यहाँ पर पहले चैप्टर में क्या है समझने की कोशिश करो. Basic nuclear properties. What are the basic nuclear properties? Next chapter is how we will predict them theoretically. Theoretical prediction is by the help of models of the nuclei. Only those models have been given by theoretically. Then what you need to do on your own other than that? Theoretical prediction I will tell you. Then the experimental prediction, how to measure the magnetic moment. I will not repeat because already I have told you how NMR measures G, and by the help of G we will get mu. So magnetic moment is determined experimentally. So आप जो भी जैसे न्यूट्रॉन का है तो उसमें एक राबी मेथड है, फेमस है, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे राबी मेथड के. हाउ राबी मेजर्ड द magnetic moment of neutron by NMR. That particular method is called Rabi's method. So in first chapter, whatever the properties had been given, we are explaining what are the properties, why these properties of the nucleus has to be studied, then how those properties are theoretically predicted by the help of the models, then how those properties can be experimentally measured. उसके लिए आपको नोट्स बनाने में ओवरव्यू बताता चला जाऊंगा कौन कौन से कैसे NMR से क्या हुआ और कैसे बाकी चीज़ें मेजर करी जाती हैं. गुड. सो कैरेक्टरिस्टिक इज क्लियर. Constituents are clear with all the properties of neutron and proton. Then next is binding energy. Nucleus is ZXA. This nucleus is what are the mass of the what are the constituents of this nucleus? If I say any element is ZXA, Z protons, A minus Z neutrons. Mass of proton is known to you. Mass of neutron is known to you. So what is the mass of constituents of this element in this nucleus? Mass of constituents
Z into mass of proton, which is given to 1.0007 AMU, plus A minus Z Mn, mass of neutron is also known to you. These are the mass of constituents of this nucleus. It is observed that if we by scattering experiment bombard this nucleus with some other particle, we can find out the mass of this bare nucleus. We can find out the mass of the nucleus also. And mass of bare nucleus I am calling MZA. Nucleus is typically represented by ZA. Nucleus is typically represented by Z and A, one particular Z and one particular A. Mass of bare nucleus. What do I mean by bare nucleus? Means electrons have been removed. This element may have Z number of electrons also. Z protons and Z number of electrons. So if I remove the electrons, bare nucleus. Mass of bare nucleus can be experimentally measured. And that is written as MZA. It is observed that mass of bare nucleus is always less than mass of the constituents. This mass difference is called mass defect. Mass defect is the difference between mass of the bare nucleus minus mass of the constituents. So mass of the constituents is always more than the mass of bare nucleus. So this difference will turn out to be negative. This difference, mass is interconvertible into energy. So they are held up together. These neutrons and protons are held up together. Z number of protons, A minus Z number of neutrons, they are held up together by whatever the energy by which they are held up together. Or vice versa, I say, that much energy will be required to break the nucleus into its constituents. This is called binding energy. So binding energy typically energy equivalent of mass defect. Mass defect. Agar sirf mass defect. I could have also, in terms of binding energy, I would have written, then definitely it is MZA minus this. If I typically write mass defect, that means mass of the constituent minus mass of the bare nucleus. It is ZMP plus A minus Z Mn minus EMZ is a positive quantity. Is a positive quantity. This is mass defect. Binding energy is energy equivalent of mass defect and binding attractive energy. So reverse लिखूंगा इसको. I will write binding energy as MZA minus that into C square. Binding energy is MZA minus ZMP plus A minus Z Mn into C square. This is the binding energy. What is the sign? Negative sign. In this way, binding energy will have negative sign. Attractive. Higher the binding energy, more negative is the value, more difficult the nucleus to break. Higher is the binding energy, that is more negative is the value. More negative is the value. That means more difficult for the nucleus to break. Vice versa, I would have said binding energy is the energy which keeps the nucleons together inside the nucleus. Good. Higher the binding energy, more stable is the nucleus. समझ में आ गया भाई साहब? Higher the binding energy, more stable is the nucleus. Good. अब देखो, if you know the binding energy by sign is negative, then how I can write down the mass of the bare nucleus? How mass can be written? If I know the binding energy, how I can write the mass? If I have to predict MZA, if I have to predict the MZA, कुछ नहीं है, ZMP plus A minus Z Mn plus कितना जी? Binding energy by C square. Good. The very same way I have defined here, binding energy is a negative quantity. Already here the binding energy was turning out to be negative quantity. So I can write mass of bare nucleus is mass of the constituents plus binding energy by C square. So whenever I will calculate semi-empirical mass formula,
If I know the binding energy, mass of the nucleus can be predicted from this. ZMB divided by binding energy. We will find out due to what factor binding energy is made up of. You can do any numerical problem on binding energy. Mass of the bare nucleus is given to you. Mass of the constituent is given to you. You can calculate binding energy. Very important parameter in nuclear physics is binding energy per nucleon. Average binding energy. Binding energy per nucleon is very important parameter. And one thing, higher the binding energy, more stable is the nucleus, more difficult it is to break down. And opposite will be for the mass. Higher the binding energy, more stable is the nucleus. Opposite is the case of mass, mass of the bare nucleus. Higher the mass, less stable is the nucleus. Lower the mass, more stable is the nucleus. वहाँ था ना MZ binding energy is. So now binding energy per nucleon. So कुछ नहीं है, divide by A. Divide by mass number. Divided by mass number. Total binding energy divided by mass number. A. Binding energy per nucleon, that means average binding energy. Is very important parameter. Higher the binding energy per nucleon, more stable is the nucleus. We will draw binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. 12वीं क्लास में डायग्राम याद किया होगा. On this scale I take mass number. In this scale I take binding energy per nucleon. यहाँ लाइन खींच दी, डॉटेड 8 MeV की लाइन है. 8 MeV. ये जो पहला है A = 20 है, ये आखिरी तक ले गए. A = 180 है. Beyond 180, mass number beyond 180, nuclei are typically regarded as heavier nuclei, massive nuclei. Beyond 180, between 20 to 180, they are intermediate nuclei, and less than 20 mass number, they are called lighter nuclei. This first region, this second region, this is third region. Third region is heavier nuclei, second is intermediate nuclei, lighter. That is how they are classified on the basis of A. On the basis of A. And this diagram is an experimental diagram. From scattering experiments, we have to measure only the mass of bare nucleus. Mass. Once the mass of bare nucleus is experimentally measured, I can predict the binding energy. Divided by mass number, it is binding energy per nucleon. There is one quantity here is also called packing fraction. Packing fraction. So mass of bare nucleus, and typically this mass number is not in fractions. Mass number is taken as the nearest, whatever is the actual mass of the nucleus, nearest integer value is taken as the mass number A. So m minus A upon A, that is called packing fraction. I will tell you because it is a dimensionless quantity. M minus A upon A. M is the mass, A is the mass number by A. There is nothing. M by A minus 1. It is F. M को ये भी लिख सकता हूँ F plus 1A. Once the packing fraction is known to you, what is the mass of the bare nucleus? F plus 1 into A. F is called packing fraction. So packing fraction कैसे predict किया जाएगा? कुछ नहीं है, M by A minus 1. A is known to you. If I know mass of the bare nucleus above, I can predict. From semi-empirical mass formula, first of all, capital M is measured experimentally by bombardment, by scattering experiments, experimental measurement. Theoretically, capital M can be predicted from semi-empirical mass formulas. If I ask you predict the packing fraction of any nucleus, you need to do nothing. You have to only predict capital M. Experimental तो निकालोगे नहीं, लैब तो करना नहीं है आपको. So you will predict capital M experimentally from semi-empirical, theoretically from semi-empirical mass formula. Data need not be given.
Data is not given. They ask you to calculate packing fraction of two nuclei sometime. And that means it is nothing but the application of semi-empirical mass formula. Predict capital M, put it here, you can find out the packing fraction. Correct? Now try to appreciate this experimental graph. This is the experimental graph. देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. कैसा ग्राफ है? व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ फॉर ऑल द न्यूक्लियाई. पैराबोला बना रहा हूँ. व्हाट? पैराबोला. यहाँ से डिक्लाइन कराऊंगा. वर्टेक्स कहाँ है? दिस इज वर्टेक्स. ठीक है जी, ये वर्टेक्स है. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. इट इज एट 56. This is 28 Fe56. Iron is having maximum number of binding energy. What? 8.4 MeV. This peak, देखो, try to appreciate. In this intermediate region is very distinct. Below A20, below A is equal to 20. Binding energy per nucleon is less than 8 MeV. Beyond 180, binding energy per nucleon is less than 8 MeV. In the third region, it is only declining, no increase. But in the first region, binding energy per nucleon is increasing, showing sharp peaks. But in both the situations, region 1 and region 3, binding energy per nucleon is less than 8 MeV. This is 8 MeV line. That is what I have said. And this is maximum is 8. Whoever is lying intermediate. This diagram is very important because by the help of this diagram we predict many of the times energies. 3 distinct regions. This is the experimental distribution of binding energy per nucleon versus mass number. By the help of this diagram I can predict binding energy of any nucleus. 36 krypton 91. If I give you 36 Kr 91, 91 कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं बीच पे लाई करेगा. Per nucleon I can say energy is 8.3 MeV. How many nucleons? 91. So 8.3 into 91. That is the binding energy of krypton 91. Broadly I can find out. Broadly, because many other times when no data is given, by the help of this diagram we predict the binding energy of nucleus. This is experimental prediction. Rough view. So region 1 and region 3, binding energy per nucleons are less than 8 MeV. That means they are less stable. Binding energy per nucleon indicates about the stability of the nucleus. So binding energy per nucleon is less in region 1 as well as in region 3. That means both these regions are unstable. Intermediate nuclei are quite stable. Most stable is iron. Binding energy per nucleon is 8.4. It cannot be broken. Iron is most stable element. And beyond 180, everything gets broken. They gets fragmented. So region 3, on their own, because mass number is heavy, nuclei are unstable. In order to gain stability, natural tendency is that every nuclei tries to gain stability. They break into the lighter fragments. If they will break into the lighter fragments, if it is 180, if I go for 2 symmetric fragments, then क्या हो जाएंगे? 90. So when I go to the 90, binding energy per nucleon is much more. So they gain binding energy. So that is why the nuclei of the third region, they achieve stability by nuclear fission. So this is the region of fission. By fission, they gets into the intermediate region and become stable. You can always calculate the energy of this thing. Similarly, the nuclei which are in region 1, they are lighter nuclei. If I fuse 2 of them, then the binding energy per nucleon is increased. They gain stability, so they are fusion. They are the region of the fusion nuclei. If I join 2 or 16, 16, 8 or 16, 8 or 16 or 8, then where they will go? The intermediate region is stable. So here in the region 1, distinct region is binding energy per nucleon is increasing in the region 1.
इंक्रीजिंग इन द रीजन 1. सो 2 लाइटर न्यूक्लियाई, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो बड़े ऊपर जाएंगे. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंक्रीज्ड and difference of energy is released into the formative energy of the reaction. Good. So that is how, by the help of this diagram, all the three kind of nuclei, stable nuclei or intermediate nuclei, who are in the intermediate region, because binding energy per nucleon is more for them. For the lighter nuclei, binding energy per nucleon is less, but binding energy is increasing into the region 1. So nuclei fuse together, joins together and enhance their binding energy per nucleon in order to achieve stability. Correct? That is the binding energy per nucleon. And binding energy is experimentally measured by knowing the mass of the bare nucleus, or theoretically will be predicted from semi-empirical binding energy formula. We will do in due course of time. So, but this property is clear. What is binding energy? What does it signify? Higher the binding energy per nucleon, more stable is the nucleus. So typically क्या ऑर्डर की होती है? 8 MeV की. स्टेबल न्यूक्लियस की 8 MeV के आसपास की होती है, बाकी सबकी 7.6 वगैरह होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर. दे आर द टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी डायग्राम. गुड. 2 प्रॉपर्टीज आल क्लियर. साइज एंड बाइंडिंग एनर्जी 12वीं क्लास में पढ़े थे आप आराम से. ये सब 12वीं क्लास का. नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम. You know nucleus is made up of protons and neutrons. Both of them are spin particles. Both of them are spin particles. So net spin angular momentum will be due to Sp. Summation of Sp if there are Z protons, and S is a vector quantity. Summation of spin angular momentum of all protons, S1 plus S2 plus Sp. As similarly, summation Sn. There is a net spin angular. Try to see, but because both of them are spinning, there has to be certain spin angular momentum. That can be 0 also. If they are paired, that could be 0. But spin angular momentum of the nucleus is due to presence of their constituents. So, both of the constituents are of spin particles. Good. Now, if the nucleus is having neutrons also, protons also, then neutron and protons may perform orbital motion also about their common center of mass. So there may be orbital angular momentum, may be due to protons, because if there are Z protons, no neutrons, that can be also the situation. Then Z protons, they can also rotate about their common center of mass. Similarly, Na minus Z neutrons, they can also rotate about their common center of mass. Unpaired, if they are unpaired, there will be L. Similarly, net L of the nucleus will be summation Lp plus summation Ln. Unpaired protons and unpaired neutrons, because paired protons and paired neutrons will contribute nothing to the angular momentum. Already I have told you the atomic case. Good. See if they are like this. So L plus S, L and S, LS coupling will take place. L will give rise to magnetic moment, magnetic field. S is giving to magnetic moment. There will be spin orbit interaction will take place, and LS coupling will hold good. Due to LS coupling, net angular momentum of the nucleus will be L plus S, although this behavior is opposite to that of atomic model. And magnitude is also different, because in atomic model it was due to electron, here it is due to your proton or neutron. So net L plus S is I. I is called nuclear angular momentum. I, capital I, which is due to, which may be due to orbit. देखो, I can be due to L, I could be due to S, I could be due to both. I will be 0 only when both of them are 0. L is also 0, S is also 0. By pairing, then I could be 0. Otherwise, I could be, this I can range from L minus S to L plus S. What are the different values of I allowed? Different values of I could be 0, half, 1, 3 by 2, 2, so on and so forth. These values of I. This I quantum number, I is a quantum number. I is called nuclear angular momentum. Capital I is called vector quantity when I am writing nuclear angular momentum. Good. So by virtue of L or S, nuclei are having angular momentum. This angular momentum, which is maybe due to orbital motion or due to spin motion, they are the regions. Mathematics I am not concerned. This is called nuclear spin. In short, capital I is called nuclear spin, which may be, capital I may be orbital motion or may be due to spin motion. Try to understand. So nuclei are having I, and I quantum numbers, which was L minus S,
2l plus s can have values. I is called nuclear angular momentum. I have explained the reason why nuclear angular momentum is rising. Once any nucleus is a quantum system, if it possesses angular momentum, it will be quantized. I will always be, magnitude of I will always be, what is magnitude of I? Root I plus 1 h cross, and what will be Iz? Mi h cross, mi will range from minus I to plus I to I plus 1 values. You never forget. So I have just given you the explanation whether nucleus is having L or S. It is called nuclear LS coupling. It is different from atomic LS coupling, and I is quantized. So definitely I can write like this. Same diagram here, hold good. This I is equal to 0. These are the different values. ये मैंने किसी I is equal to 3/2 के लिए कर दिया है. This Z component. If I is 3/2, ये पहला क्या हो गया जी? 3/2. 3/2. ये क्या हो गया जी? 3/2 हाफ. ये क्या हो गया जी? कुछ नहीं, ये होगा नहीं. This will not take place. If I is 3/2, there will be only four values. This is your 3/2 minus 1/2. It is 3/2 minus 3/2. This is your 3/2 H cross. It is your half H cross. It is minus half H cross. It is minus 3/2 H cross. Good. और what is the value of I? I की मैग्नीट्यूड रेडियस कितनी हो गई? ये एंगल्स you can always find out by space quantization what are these orientations. Good. So by whatever region nuclei, if the nuclei is having angular momentum, it will be quantized in magnitude as well as in direction. This is directional quantization. That is what it is there. That is why also nucleus is a quantum system. Nucleus is a quantum system. Angular nucleus is having angular momentum, maybe due to proton or neutron, LS coupling. But if it is there, it is having these values, root I plus 1 H cross. I is nuclear spin. So I की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, half, 1, 3/2. If I is 0, 1, 2, full spin, it is called boson. Nuclei obey Bose-Einstein statistics. If I is quantum numbers I am writing, it is fermions. Nuclei are also classified into, already I told you how nuclei are classified into fermions and bosons. If I quantum number is this, different kind of I quantum number can be there. Good. Is it clear why does the nuclei having I angular momentum? This I quantum number is also called nuclear spin. Name is misnomer. This may arise due to orbital motion, but it is called nuclear spin. This is quantum number. And magnitude you can always find out. That is the third property. And if there is an I, there will be I. Next is magnetic moment. Moment negative. Mu due to I plus E by 2mp G I. यही होना चाहिए था. E by 2mp G I. Mu by I is called gyromagnetic ratio. G is called nuclear land G splitting factor. Experimentally value is determined by NMR G. Because I is only measured IZ. I का वैल्यू सिर्फ IZ मेजर होता है. तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा जी. म्यू आई जेड क्या हो गया जी? E by 2mp G I Z H क्रॉस mi. कुछ नहीं हो गया जी. म्यू एन जी mi. तो अगर प्रोटॉन का दे दिया था मैंने, देखो
बार बार यही दिया था ना एग्जाम में कि प्रोटॉन का 2.793 है, इसका मतलब म्यू जेड है, क्योंकि जेड कंपोनेंट ही मेजर होता है। ये फार्मूला लिखा दिया म्यू आई जेड, क्या हो गया जी, म्यू एन जी EMI फॉर एनी पार्टिकल। इफ द पार्टिकल इज हैविंग आई देन इट विल हैव म्यू आई, मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर स्पिन देन मैग्नेटिक मोमेंट। गुड। अगर एक क्वार्क का करना होता, क्वार्क का, किसी भी क्वार्क का, तो क्या लिखता, वहाँ चार्ज को लिख देता प्लस क्यू, जो भी इसकी वैल्यू थी 2/3 और -1/3, उसके अकॉर्डिंग क्यू अपॉन 2m क्यू। अगर मैं म्यू क्यू लिखता, म्यू जैसे म्यू न्यूक्लियस लिखा है, म्यू क्यू मीन्स क्वार्क, ये क्या हुआ जी, क्यू चार्ज अपॉन 2m क्यू मास ऑफ क्वार्क इंटू जी इंटू योर आई, इंटू आई। तो स्पिन है क्वार्क के पास, क्या है, दोनों के पास क्वार्क इंटरनल स्ट्रक्चर क्वार्क GS है तो 2 है, स्पिन की वजह से लूँगा तो GS क्या है 2 है, और आई की वैल्यू जो है, जिस क्वार्क के लिए आई की वैल्यू लिख दूंगा आई जेड। आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, अप क्वार्क एंड down quark, they are two states of a nucleon. So T or I for them is half. How many charge states? 2. So 2I plus 1, 2T plus 1 is 2. T is half. Tz is plus half for proton, Tz is minus half for neutron. That is different charge states. So उसी को IZ कह सकते हैं आपको। IZ is plus half for proton, IZ is minus half. इस IZ को आप MI भी कह सकते हैं। IZ is MI H cross, correct, plus half H cross और minus half H cross, plus half H cross IZ value is for proton, minus half H cross IZ value is for neutron. I value for proton or neutron, I value is half, I value is half, IZ plus half H cross for proton minus half H cross for neutron. जब भी जेड वैल्यू लूँगा, दोनों की वैल्यू, आई जेड की वैल्यू दोनों की हाफ होती है। प्रोटॉन के लिए भी हाफ है, न्यूट्रॉन के लिए भी हाफ है, ध्यान रखना। प्रोटॉन के लिए भी हाफ है और न्यूट्रॉन के लिए भी हाफ है, दोनों की वैल्यू हाफ है दोनों की। अगर अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क के लिए लिख लूँ इसको, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क के लिए, सिंपल आपका चार्ज दोनों का क्या है 2/3 इंटू मास तो सबका सेम ही है, दोनों का सबका सेम ही है, मास में कोई डिफरेंस नहीं है। जी ड्यू टू स्पिन इज 2 into I is half, I for both of them. So ratio you can find out, mu u upon mu d is 2 to 1. Mu u upon mu d, किताब में देख लेना, mu u upon mu d if I am not wrong. क्यों है जी? चार्ज डबल है उसका, एक का 2/3 एक का -1/3 है, दैट्स इट। और माइनस साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, नथिंग नीड नॉट बी, जैसे रेशियो आई हैव रिटन। सो लॉजिक समझ में आएगा। किसी भी पार्टिकल का आई कैन राइट म्यू इज नथिंग E/2mp GI, दिस बिकम्स म्यू n GEMI। आई एम जस्ट राइटिंग म्यू I Z इज म्यू n G। अब यही प्रोटॉन के लिए लिखा था, फॉर प्रोटॉन इट इज गिवन magnetic moment is plus 2.793 mu n, तो यहाँ लिख दिया प्लस 2.793 mu n इज इक्वल टू mu n जी। आई कितना है प्रोटॉन का? प्लस हाफ है। आई जेड एम आई प्लस हाफ। देखो जी mu n कट गया, जी की वैल्यू कितनी हो गई 5.586। ठीक है जी, यही किया था वहाँ पर जाके, जी निकाला तो लैंड जी फ्रीक्वेंसी आ गई थी। प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी जी? NMR की फ्रीक्वेंसी क्या आती थी? E/B/,
4 pi mp into g. G is predicted from here. Everything else is known to you. Nu you can find out. If nu is known to you, can find out b. यही था NMR. NMR में g निकालना था, यहीं से g निकाल के दे दिया आपको. G and G spin factor. So magnetic moment is clear. Any charge particle is equivalent to magnetic dipole. Every particle is having intrinsic value of spin. So due to both of them, there is a nuclear spin. Nuclear spin is called quantum number I. It is quantized in space as well as in direction. So mu I jet turns out to be mu1 into g. कुछ पूछना पूछ लो. मालूम पड़ गया जी. न्यूट्रॉन का जी कितना? न्यूट्रॉन का जी कितना? देखो इसी फार्मूले से लिख रहे जी. न्यूट्रॉन का जी कितना? न्यूट्रॉन के लिए फॉर न्यूट्रॉन म्यू आई जेड इज माइनस 91 म्यू. ठीक है जी. डाला यहाँ पर 1.91 म्यू इज व्हाट म्यू1 जी एन. आई एम आई कितना जी? माइनस हाफ. देखो जी क्या हो गया जी एन 2.82. हाँ 3.82. ठीक है जी. न्यूट्रॉन के जी की वैल्यू कितनी है? 3.82. एक्सपेरिमेंटली whenever I measure by Rabi's method, then also G turns out 3.82. and if I put into this formula, इसकी वैल्यू 3.82 डाल दूँ, बाकी से तो इजीली आई विल प्रेडिक्ट माइनस 1.91 म्यू1. ये डाल दूँ अगर. G is a positive quantity. G cannot be negative. G is split by which energy level is degeneracy is removed in LS coupling. G value is a pure number, cannot be negative. So नेगेटिव है. किसकी वजह से नेगेटिव है? यहाँ पर EMI की वजह से. अगर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगा? वो EMI की. EMI मतलब I Z. EMI means I Z. That should be clear to you. गुड. मालूम पड़ गया मामला भाई साहब. हर जगह यूज करें. NMR वगैरह में यही यूज करते हैं. सो आई हैव टोल्ड यू साइज, बाइंडिंग एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, magnetic moment. Good. Then parity. Parity is behavior of particle under inversion of coordinates. Behavior of particle is the behavior of a particle is represented by wave function. Particle is represented by wave function. Parities are two kind of parities: space parity and spin parity. Space parity is a multiplicative. Spin parity is also called intrinsic parity. This spin parity is whether it is right-handed or it is left-handed, anti-clockwise or clockwise, up or down, anything I can say. So depending upon one thing I can assign anything. Right-handed, so let us say +1, left-handed is a -1. So this is called intrinsic parity. Plus is called even, minus is called odd. So already I told you mesons intrinsically are having negative parity, odd parity, and baryons intrinsically are having even parity. Good. That is how the parity. And parity is a multiplicative property. Net parity is nothing product of space parity and spin parity. I have talked about spin parity. What is this spin parity? Intrinsic parity. What is space parity? Space parity means behavior of this thing under your translation and reflection of the coordinates. I write psi x y z
is equal to psi if I change minus x minus y minus z, then said to be even parity, and this parity operator is plus 1. Parity is a property which is conserved in strong and electromagnetic interaction. It is not conserved in weak interaction. Earlier it was thought that every nuclear reaction or every particle is invariant with respect to translation and rotation. With respect to translation and rotation. Translation means xy is minus x minus y. Rotation means with minus z also. Translation and rotation. Every particle, whether weakly interacting or strongly interacting or any other kind of thing. But later on, in 1957, in an experiment, it was detected that parity is not conserved in weak interaction. Parity is a property which is conserved only in strong and electromagnetic interaction. Parity. Intrinsic parity is assigned. Space parity is observed. Cosine wave function is an even parity wave function. Sine wave function is an odd parity wave function. Good. Even parity systems are also called symmetric of things. Odd parity systems are anti-symmetric. That is a property called parity. This is parity. Parity also means looking at a particle or looking at the reaction from mirror. Minus x minus y minus z means looking at the mirror. Mirrored behavior of the system is same as the system. Then it's a even parity system. Mirror image of the particle is not same as the particle, it is odd parity. Good. This is parity. Now what else? Quadrupole moment. Last is quadrupole moment. क्वाड्रुपल मोमेंट. ये देखें ऐसे माइनस क्यू बीच में प्लस 2q एल. Two dipoles kept like this. They are linear quadrupole. 4 charges, 2 plus 2q minus 2q, net charge is 0. It is a quadrupole. Linear quadrupole. क्या जी? लीनियर क्वाड्रुपल. दिस इज लीनियर क्वाड्रुपल. वाइस वर्सा भी हो सकता है. प्लस क्यू माइनस 2q. दे आर लीनियर क्वाड्रुपल. बट क्वाड्रुपल मोमेंट, व्हाट वाज क्वाड्रुपल मोमेंट? Quadrupole means arrangement of 4 charges, displacement of 2 charges. Quadrupole arises due to displacement of 2 charges. यहाँ पर आपका -2q रखा था, -2q रखा था. यहाँ पर एक उधर चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ के आगे डेफिशिएंसी प्लस 2q. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रुपोल. सो लुक, डायपोल क्या था जी? Q into L. Q into L. Q means rho d tau into R. R rho d tau is a dipole moment. What was quadrupole moment? R square rho R d tau. So is the quadrupole moment. R square rho डीटो एंड 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. वो भी था कि नहीं था? ये क्यू है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. गुड. R square 3 cos square theta minus 1. This is Z axis. This is the nucleus. This is theta. This is R.
This is the from electromagnetic theory. This is general, very general quadrupole moment. What are nothing. What are the dimensions of this thing? इसका डायमेंशन क्या है? What are the dimensions of this? This term is called quadrupole moment. Electricity magnetism बताया था. This term is called quadrupole moment. Rho d tau. D tau is the volume element. R square 3 cos square theta minus 1. This is nothing. 3 z square minus 1 rho d tau. क्या डायमेंशनली क्या है? डायमेंशनली इसका डायमेंशन क्या है? मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है. चार्ज इंटू मीटर स्क्वायर. चार्ज इंटू मीटर स्क्वायर किसका होता है? एरिया का होता है. एरिया का होता है. तो 1/e कर दूं तो क्या हो गया जी? ओनली इन द डायमेंशन ऑफ एरिया. एरिया. और आर किस डायमेंशन का होगा न्यूक्लियस का? 10 raised to power minus 15, 14, 10 raised to power minus 14 more general. Why minus 14? R0 a raised to power 1/3 है. गुड. तो 125 होता या 100 होता तो क्या हो जाता? R0 a raised to power 1/3. 81 है तो 9 आ जाता आपका. तो टिपिकली 10 raised to power minus 14. तो R स्क्वायर क्या होगा? 10 raised to power minus 28 मीटर स्क्वायर. Typical dimensions of this parameter is 1/e 3z square minus r rho d tau is the dimensions of rho d tau charge. इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से तो सिंपल हो गया डायमेंशंस ऑफ एरिया. एंड ऑर्डर इज 10 raised to power minus 28 मीटर स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड वन बार्न. क्या कहते हैं जी? बार्न. क्वाड्रुपल मोमेंट मेजर्ड इन व्हाट? बार्न. barn. And one barn जाके चेक करना. One barn is what? Good. If this charge distribution is spherical, then what is Q? इंटीग्रेट करेंगे जीरो वैल्यू आएगी. समझ में आ गया? Quadrupole moment for spherical charge distribution is 0. This is the electricity and magnetism. Whenever I have done multipole expansion, तब आपका मैंने dipole moment, quadrupole moment, octupole moment सब लिख के दिया ना. 1/r raised to power n plus n rho r dash raised to power n d tau. क्या? And theta n cos theta, Legendre polynomials. क्या था बीच में? Legendre polynomials. First में था theta 1 cos theta was 1. theta 0 cos theta was 1, theta 1 cos theta was cos theta, theta 2 cos theta was 3 cos square theta minus 1. तो जैसे ही लिख गया 3 r स्क्वायर यानी इक्वल टू 2 लिया जैसे r स्क्वायर हो गया. ये वैल्यू 3 cos. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रुपल. डेफिनेशन है. हम नहीं कर सकते कुछ भी. हम इसको नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से उठा के लिखिए डेफिनेशन है. दिस वैल्यू इफ आई कैलकुलेट फॉर ए स्फीयर spherically symmetric charge distribution, this value is 0. For spherically symmetric charge distribution, if inside the nucleus charge is symmetrically distributed, then this value is 0. Correct? So non-zero value. What do I mean by non-zero value? If quadrupole moment is 0, then the nucleus is spherically symmetric. But if it is non-zero, डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिसिटी. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? चार्ज है. प्रोटॉन की वजह से चार्ज है. और चार्ज छुप के तो बैठा नहीं है. चार्ज तो इधर उधर घूम रहा है. प्रोटॉन तो घूम ही रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं. या तो राउंड लगा रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है या स्पिन मोशन कर रहा है, डूइंग समथिंग और अदर. इफ ड्यू टू दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0, दैट मीन्स न्यूक्लियस, इमीडिएट माई गेस इज न्यूक्लियस इज spherical. Charge distribution inside the nucleus is spherically symmetric.
But if it is non-zero, डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिसिटी, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंट फर्स्ट चैप्टर में कैसे मेजर करना है और कैसे डिटरमिन करना है वो नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में वो नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ क्या है कि वो क्या हैं और उनसे क्या इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस की निकाल सकते हो, व्हाट इंफॉर्मेशन यू कैन हैव अबाउट द न्यूक्लियाई, हाउ दे आर यूज्ड एज ए टूल टू इंटरप्रेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज द टारगेट इन फर्स्ट क्लास। निकालना नहीं है उनको, निकालना तो अगले चैप्टर में है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन उसके बाद नोट्स बनाओगे एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करना है, समझ में आ गया। सो इफ इट इज नॉन जीरो वैल्यू डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिसिटी। अब कैसा हो सकता है, दो तरीके का डिपार्चर हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है, ऐसा, ये जेड है, ये जेड एक्सिस है, ये सेंटर था, ये थीटा है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं प्रोलेट। क्या कहते हैं इसको? प्रोलेट स्फेरॉइड, दिस इज प्रोलेट शेप। एक ऐसा होता है ऐसे, ऐसा डिपार्चर हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऑबलेट, दिस इज ऑबलेट प्रोलेट। लिटिल डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिसिटी, लिटिल 10⁻⁻28 0.00282 10 बार्न, अगर कहीं लिख दूँ 0.00282 बार्न, इसमें पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव है। क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, हियर क्यू वैल्यू इज लेस देन जीरो, चेक कर सकते हैं बुक से, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, मेमोरी के ऊपर ही बता रहा हूँ। क्यू इज ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड प्रोलेट, क्यू इज लेस देन जीरो इज कॉल्ड ऑबलेट। मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिसिटी, लेस नेगेटिव वैल्यू, लेस डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिसिटी, दैट्स इट। पॉजिटिव मीन्स ऐसे होगा, वर्टिकल में जेड की तरफ होगा डिपार्चर, ऑबलेट का मतलब ऐसा, दैट काइंड ऑफ डिपार्चर इज देयर, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपोल moment. We will predict its value from the cell model. And what is quadrupole moment? Already I told you, having the dimensions of area, because nuclei contains protons charge. So how the charge is distributed inside the nucleus, that information is revealed. How the charge inside the nucleus is spread, how the protons are moving inside the nucleus, that distribution is determined by the value of quadrupole moment. Positive value means it is prolate shape and negative value means oblate shape. Good. That was all about basic properties of nucleus. ठीक है जी, दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। फिर से मालूम पड़ गया, इफ न्यूक्लियाइज आर हैविंग आई, वाई न्यूक्लियाई कैन हैव आई, what is called I? Nuclear angular momentum, which is short, it is called what? Nuclear spin. I may be due to L and S, or may be due to any one of them. I value may vary from L minus S to L plus S. Once nuclei are having I, it will be quantized in magnitude as well as in direction. I am not interested due to what reason it has come. Nucleus is a quantum system because I is quantized in magnitude as well as in direction. So state of any nucleus is determined on the basis of value of I. Good. State of any atom was defined by what value? Energy level was defined by what value? J. Equivalent of J is I. Equivalent of J is I. वहाँ पे यही था ना, energy levels are defined by quantum number J. Here energy levels are defined by quantum number I. And parity भी specify करनी होती है, क्योंकि whenever the nuclear transition will take place, nuclear parity should not change. Thumb rule है, nuclear parities should not change during nuclear transitions. Whenever nuclei will go from one level to other level, any selection rule, any means either Gamow-Taylor or any kind of selection rule I will use, I will say nuclear parities should not change. Parity of the nucleus, parity of the parent must be same as the parity of the daughter. Nuclear parity should not change, will say. So parity you should know. So any state is represented by I value and its parity. तो कैसे लिखते हैं देखो, ये लिख दिया जी I is 1 plus, मतलब angular momentum is 1, nuclear spin quantum number is 1 and parity is even 1 plus. ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. Both the things have to be specified like this. I minus 1 minus half means I is half,
and we are all writing about the active nucleons, outermost nucleons, not that paired nucleons. Every contribution is due to outermost nucleons. Correct. How many nuclei are known total? कितने न्यूक्लियस हैं? 118. क्यों? 118 एलिमेंट्स हैं, 118 न्यूक्लियस हैं, नहीं? क्यों? 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है कि नहीं? हाइड्रोजन की 3 है कि नहीं? 3 है हाइड्रोजन की. 8O16, 8O17, Cl की भी कई, टिन की 6, 50SN100, 10, 50SN100. Good. It's not necessary that there could be, and these 118 are the stable elements, stable nuclei. There are many unstable nuclei, 5B10. Any 6014, 6012, 6012 is stable, 6014 radioactive. There are many. How many nuclei total? More than 280. More than 280. And how nuclei are classified in terms of mass number A. Nuclei, I will say either even A nuclei or odd A nuclei. Even A nuclei or odd A nuclei. Two ways. Even A nuclei. When we say even A nuclei, statistical data, क्या बता रहा हूँ? Statistical information. Even A nuclei. न्यूक्लियाई कैसे डिफाइन कर रहा था भाई? क्या चाहिए था न्यूक्लियस के लिए? Z और A. Z और A. Z means protons, A minus Z neutron. So even A, when nucleus can be even A. Even number of neutrons, even number of protons. Both can be paired. This could be even. क्या कहते हैं जी? Even number of protons and even number of neutrons. इसका मतलब both of them can be paired. Protons can be also paired. Neutron can be also paired. I can be 0. I can be 0. Even. If I is 0, lowest energy. Lowest energy means most stable. जो सबसे नीचे है वो सबसे stable है. Correct. Even nuclei are most stable. Hence most abundant. Most stable. Hence most abundant और वाइस वर्सा. मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा कौन है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है. सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ ऑफ देम आर पेयर्ड. इवन न्यूक्लियाई 165. कितने हैं? 165. किताब से चेक कर लीजिएगा. इवन न्यूक्लियाई कितनी है? इवन 165. ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है. गुड. That is how even A can happen. Even A. 8O16 बहुत स्टेबल है. 8O16. 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, both paired. 2He4, 20Ca40, 50SN100. Stable. Correct. Even nuclei most stable. Then odd, least stable. Odd. Then also even A can be due to odd. सिर्फ 8 हैं. Odd nuclei are only 8. 5B10. कितना? 5B10. 1H2. 1H2. 1 neutron. 1 proton. Unstable. Odd. Only 8. Most abundant 165. Most abundant means most stable. Why? Because paired. And unpaired, odd. दोनों odd है. Unpaired. Good. This is the pairing effect. Pairing of the nucleons reduces I and they are stable. That is why they are. कितनी हो गई even? 165 plus 8. Even A nuclei 173. Odd A. यही नाम है. Even A nuclei and odd A nuclei. Odd A could be your, this could be your even odd, even. ये 55 हैं और ये लगभग 50 है.
चेक कर लीजिएगा जाके। इवन ऑड, प्रोटॉन्स आर इवन पेयर्ड, न्यूट्रॉन्स आर ऑड 55, ऑड इवन इज 50। गुड। सबसे ज़्यादा कौन है? इवन इवन है। क्यों है? क्योंकि पेयर्ड है इसलिए सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर रहता है। दैट इज वाई दे आर मोस्ट स्टेबल। दिस इज कॉल्ड पेयरिंग इफेक्ट। व्हाट इज कॉल्ड? पेयरिंग इफेक्ट। दिस पेयरिंग, व्हेन द न्यूक्लियॉन्स आर पेयर्ड दे come out to occupy lower energy state stable. Statistical information. What kind of information? Statistical information. Good. एक और कह रहे हैं स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व ये क्या है जी? ये लाइन क्या है? क्या लग रही है आपको? कितना एंगल है ये? 45। मतलब यार इजिकल टू जेड। इस लाइन पे जो होगा वो क्या है? यार इजिकल टू जेड। 20 तक ये है, उसके बाद ऐसा है। ये डॉटेड तो रेफरेंस लेवल था। ये जो है, ये जो ऊपर वाला है, ये क्या है? ऐसा है ना डेवी, ऐसा स्टेबिलिटी कर्व। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कर्व। अनदर प्लॉट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूक्लियाई। अनदर प्लॉट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो बताइए, इंटरप्रेट करिए जी। अप टू n इजिकल टू जेड, अप टू 20 लाइटर न्यूक्लियाई, अप टू n इजिकल टू जेड इज स्टेबल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बियॉन्ड क्या होता है जी? बियॉन्ड मतलब 40 तक चला गया लगभग, उसके बियॉन्ड क्या ज़्यादा बनाया है? न्यूट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स। गुड। क्योंकि जैसे न्यूक्लियाई हैवी हो जाएगी, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? कूलम्ब रिपल्सन ज़्यादा होगा। कूलम्ब रिपल्सन विल बी मोर, सो कूलम्ब रिपल्सन विल बी मोर, स्टेबिलिटी विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. So larger than little more number of neutrons are there, but typically this is stability means n is z. N is equal to z is stable. If there is a deviation from n greater than z or z greater than n, stability is adversely affected, because if they are not paired, then n is greater than z or z greater than n. Asymmetry. This is asymmetry effect. What I am going to call asymmetry. What is asymmetry? Z is greater than n. Z greater than n or n greater than z. Anything you can say. Symmetry है n is equal to z. Symmetry is n is equal to z. And anything is greater. चाहे प्रोटॉन ज़्यादा हो और चाहे न्यूट्रॉन ज़्यादा हो, अनस्टेबिलिटी होगा, देयर विल बी वैकेंसीज, न्यूक्लियाई विल गो हियर एंड देयर. This graph is called stability curve. This line is stability curve. So for this is statistical behavior, as we go for the higher value of Z, higher number of neutrons are typically desirable, because then Coulomb repulsion will keep on increasing. That is all information we will take into account. One more light information. How we will find out the density of the nucleus? Density. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है. एज्यूम दे आर लाइक फ्लूइड, दे आर मूविंग. सो हाउ आई विल फाइंड आउट द डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास कितना? मास कितना? am. वॉल्यूम कितना? 4π/3 r³ ना, 4π/3 r0³ और क्या जी? कैलकुलेट कर दीजिए. 1 AMU इज 10⁻⁻27. R0 ऑलरेडी आपको मालूम है. सो पहले व्हाट इज द मैसेज?
Every nuclei, irrespective of lighter, heavier density, is same. So density of nuclear material, whatever is filled inside the nucleus, we can call these nucleons are fluid in the format of liquid, like liquid drop, behavior liquid drop. For any liquid, for any drop, size, density of the liquid drop is independent of its size. Whether light drop or heavier drop, it depends upon only the liquid. Which liquid is there? Oil will have some other density, some other liquid will have some other density, but for a particular liquid, the liquid density is independent of size of liquid drop. So here is also same density, and density is of the order of 10 raised to power 17 kg per meter cube. निकाल के देख सकते हो, 10 raised to power minus 27 है, ये 10 raised to power minus 27 है, और ये कितना है 10 raised to power minus 45 है. क्या हो गया भैया? 18 हो गया. टेन रेज़ टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब. ह्यूज डेंसिटी, 10 रेज़ टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब. पानी का कितना था? 1000 kg पर मीटर क्यूब. एक मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर डायमेंशन का क्यूब बना लो तो कितना पानी भरे जाएगा? 1000 kg होगा, 1000 kg. ये कितना है जी? 10 रेज़ टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब. ह्यूज डेंसिटी of the nuclear material, nuclear fluid. This is also can be called that neutron and proton, nucleons can be called fluid. And this is similarity with the liquid drop. As the density of liquid drop is independent of its size, density of nuclear material is also independent of its size. Behavior is similar to liquid drop. Another thing is that two lighter liquid drops, when we keep them together, what will happen? They will coalesce and form a new liquid drop, and having spherical in shape. Having spherical in shape, reduce spherical area. Sphere is taken because sphere will take the minimum area, highest energy, correct? So minimum area is of only sphere. So liquid drop, the very same way two lighter liquid drops coalesces together and form a bigger liquid drop, and shape is spherical in order to reduce the area. Similar way, two lighter nuclei fuse together and form a nucleus, form a bigger nucleus in order to achieve more stability, higher binding energy. वहाँ पर higher surface energy is proportional to area. Good. Smaller area, whenever the two liquid drops are brought together, they coalesce together and form a separate new liquid drop with the reduced area, and minimum area is for the sphere. That is why shape of the liquid drop is spherical. So with this analogy, the density is independent of size, and for stable configuration its shape is spherical. Liquid drop is spherical in shape. Nucleus also should be spherical in shape. That is what is liquid drop model proposed by A. Bohr in 1936. Liquid drop model of the nucleus. And very important parameter for the nucleus, whether the nuclei are stable or not stable, that depends upon what is the parameter by which we can say nucleus is stable or not stable? Binding energy per nucleon or mass of the bare nucleus. Mass should be minimum, binding energy should be maximum. So liquid drop will be an effort to understand and appreciate the binding energy of the nucleus. Due to what regions binding energy is made up of. First of all, why shape has been considered as spherical? In analogy with the liquid drop, as the shape of the liquid drop is spherical, and liquid drop's density is independent of its size. With these analogies, Bohr said that nuclei are behaving like a liquid drop. So liquid drop model, we will explain liquid drop model, and liquid drop model will be an effort to explain the binding energy of nuclei. And binding energy will be made up of how many terms we will see. What keeps the nucleons together, what is trying to pull back the nucleons. If they are trying to pull back the nucleons,
it will be adversely affecting the stability. Like it will be a positive term to the binding energy. Binding energy is negative. Binding energy is negative corresponding to attractive forces, and binding energy is positive, then it will be adding to the repulsive term. So in this model we will try to find out whether whatever the factors which are leading to binding energy, whether they are aiding to its stability or they are adversely affecting to stability. Aiding to stability, term will be negative. Adversely affecting to the stability, term will be your positive. Coulomb repulsion, surface presence of nucleons, and throughout the whole volume. Attractive forces, strong nuclear forces throughout the whole volume. So strong nuclear forces tries to keep the nucleus together. The nucleons which are on surface, they will adversely affect the stability. That easy to detach the nucleons which are on the surface. So we have to make the discount from the surface presence of nucleons and then Coulomb repulsion between the protons. These are three factors by which liquid drop model will talk about. Correct? And liquid drop model syllabus में लिखा है क्या? नहीं लिखा है. Liquid drop model has not been written into the syllabus. Better version of liquid drop model is semi-empirical mass formula. So first of all we will explain what is liquid drop model, how the binding energy is made up from liquid drop model, and then we will write down the semi-empirical mass formula. कल कौन सा दिन? संडे है, कोई क्लास नहीं है. वी विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम सेम प्लेस. तो कल वही आ सकते हैं जिनको टेस्ट देना हो 2 से 10 to 12. गुड, क्लास इज कंक्लूडेड. कुछ पूछना है? अरे कुछ कहना है? कुछ कहना है भैया? कुछ नहीं कहना है. आपको कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है, आज नहीं बोलना है. करंट अफेयर भी होगा. 2 क्वेश्चन होंगे. 2 क्वेश्चन है.